हेलो एवरीवन, मैं सत्येंद्र सिंह आपके अपने चैनल इंडियन पीसीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारा करंट अफेयर का अगला वीडियो है और इसमें जो हम करंट अफेयर देखने वाले हैं वो 21 अगस्त का करंट अफेयर देखेंगे। एक मिनट, ठीक है। तो 21 अगस्त, अब पिछले वीडियो में हमने देखा था 20 अगस्त का करंट अफेयर 2024 की हम बात कर रहे हैं। आज हमारा रहेगा 21 अगस्त का। तो अभी मैंने कल से स्टार्ट किया है करंट अफेयर पढ़ाना, और जो करंट अफेयर है वो यूपीएससी के लिए या जितने भी स्टेट पीसीएस होते हैं उन एग्ज़ाम्स के लिए हम यहाँ पर करंट अफेयर पढ़ेंगे, ठीक है। तो कौन से एग्ज़ाम के लिए यूपीएससी या स्टेट पीएससी, यानी किसी भी स्टेट की अगर पीएससी देना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये क्लास ले सकते हैं, ठीक है। और इसमें हम जो देखेंगे वो कौन से न्यूज़पेपर को इसमें दिए गए हैं, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है उससे ज़्यादा ही मिलेगा, है ना। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि द हिंदू में कोई अच्छा टॉपिक नहीं मिला तो उसमें से नहीं लिखा, हमने इंडियन एक्सप्रेस से लिख लिया, इसमें नहीं मिला तो पीआईबी से। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो भी करंट अफेयर लेके आते हैं तो सारे जो भी चीज़ें होती है, जैसे न्यूज़पेपर होती हैं इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, ठीक है, उसके अलावा हम इससे भी दे देते हैं, ओके। तो आप सभी को पता है कि जैसे हम किसी भी कोचिंग में जाते हैं या हमने सुना भी है कि हम जब यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो उसके लिए हमें द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर प्रेफर किए जाते हैं, पीआईबी प्रेफर किया जाता है, इंडिया की जो गवर्नमेंट्स की साइट्स होती है वो प्रेफर की जाती है ना। तो उन्हीं सभी का निचोड़ हम अपने करंट अफेयर में लेकर आते हैं और आप लोगों को उसको आसान तरीके से पढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो हमारा जो पढ़ाने का तरीका रहता है वो रहता है डेली अपडेट्स लेंगे पहले, फिर एडिटोरियल लेंगे, फिर उसके बाद हम प्रीलिम्स से संबंधित जो भी फैक्ट्स होते हैं वो पढ़ेंगे यहाँ पर। और हमारा जो माध्यम है वो हिंदी का है, यानी हम जो भी कंटेंट आपके लिए करंट अफेयर का लेके आएंगे वो हिंदी में लेके आएंगे। और मेरा मेन उद्देश्य भी यही है कि जो हिंदी माध्यम के पिछड़े हुए छात्र हैं उनको बराबरी पर लाना और आगे निकालना, ठीक है। चलिए, तो आज का हमारा सबसे पहले का जो टॉपिक है, सबसे पहला डेली न्यूज़ या डेली अपडेट्स का, वो है मेघों के प्रकार, यानी जो बादल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो मेघ पृथ्वी के वायुमंडल में जल की छोटी छोटी बूंदों या बर्फ के रवों का दृश्यमान सहित विजिबल, ठीक है ना, है। उच्च मेघ, सबसे पहले हम देखेंगे उच्च मेघ को। ये चीज़ आपको ज्योग्राफी में मिल जाएगी, मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर भी आपको ये चीज़ मैं पढ़ाऊँगा। तो पहले होते हैं पक्षाम मेघ, ये आते हैं उच्च मेघ में आते हैं। पक्षाम मेघ पंख के समान होते हैं, पतले बिखरे हुए, बर्फ के रवे से निर्मित, शीतल उच्च क्षोभ मंडल में निर्मित होते हैं। तो कहाँ पर ये निर्मित होते हैं? क्षोभ मंडल में। और ये किससे बने हुए होते हैं? बर्फ के रवों से। फिर होता है पक्षाप कपासी मेघ, छोटे सफ़ेद और रवेदार पेच लहरदार छत जैसे पैटर्न के होते हैं। फिर आता है पक्षाप स्तरी मेघ, आसमान ढकने वाला पतला श्वेत आवरण होता है, सूर्य चंद्रमा के चारों ओर प्रभा मंडल का निर्माण करते हैं। तो ये चीज़ लिखी हुई है, ये आप पढ़ लेना, इसमें से कुछ समझाने का नहीं है। और इनसे क्वेश्चंस यूपीएससी की बात करूं या स्टेट पीसीएस की बात करूं तो इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये सारी पीडीएफ मैं क्या कर देता हूं, टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूं, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लिया करना, है ना। तो ये आप पढ़ लेना, क्योंकि मैं ज़्यादा फोकस इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक पीछे है। और इस टॉपिक को मैं जब वर्ल्ड ज्योग्राफी का पढ़ा रहा हूँ उसमें मैं क्लियर करा दूँगा आपको, है ना। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक है, जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से स्टार्ट हम करते हैं। पहला है पॉलीग्राफ टेस्ट, और इसको हमने लिया गया है, कहाँ से लिया है? इकोनॉमिक्स टाइम्स से लिया है। अब हम समझें कि प्रीलिम्स के लिए कैसे महत्वपूर्ण है। तो पॉलीग्राफ टेस्ट सीधा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, सीबीआई से क्वेश्चन आ सकता है, आयोग से ना,
नार्को विश्लेषण परीक्षण, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, और मेंस की अगर हम बात करें तो पॉलीग्राफ सीधा क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। अब ये चर्चा में क्यों है? सीबीआई को कोलकाता मेडिकल कॉलेज में एक स्नातकोत्तर डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मामले में मुख्य संदिग्ध पर पॉलीग्राफ टेस्ट करने के लिए अधिकृत किया गया। यहाँ पर उस जिसका बलात्कार हुआ हाल ही में, ये बहुत ही चर्चित न्यूज़ है। इसका जो बलात्कार हुआ है उसका नाम मैंने यहाँ पर नहीं डाला है, ठीक है, तो उसका डालने की आवश्यकता भी नहीं है, उससे कोई हमें पता करनी नहीं है, ठीक है। तो पॉलीग्राफ टेस्ट जांचकर्ताओं को संदिग्ध बयानों की एकरूपता की जांच करने और संभावित छल या धोखे की पहचान करने में मदद करेगा। ओके, परिचय। पॉलीग्राफ या लाई डिटेक्टर टेस्ट झूठ का पता लगाने के लिए कि एक प्रक्रिया के तहत व्यक्ति से सवाल पूछे जाते हैं। जब वह उनका जवाब देता है तो उस दौरान शारीरिक संकेतकों जैसे ब्लड प्रेशर, रक्तचाप, नाड़ी, श्वसन और त्वचा की चालकता आदि का आकलन कर रिकॉर्ड किया जाता है। यह परीक्षण इस धारणा पर आधारित है कि जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसकी शारीरिक क्रियाएं क्या होती हैं और वह सच बोलता है तो शारीरिक क्रियाएं क्या होती हैं, उसके आधार पर। हमने मूवियों में देखा है लाई डिटेक्टर टेस्ट होता है, ठीक है, वही है। प्रत्येक क्रिया में एक संख्यात्मक मान दिया जाता है ताकि यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि व्यक्ति सच बोल रहा है या धोखा दे रहा है, ठीक है। पॉलीग्राफ जैसे एक परीक्षण सबसे पहले 19वीं सदी में इतालवी अपराध विज्ञानी सेजारे लैम्ब्रोजे द्वारा किया गया था, जिन्होंने पूछताछ के दौरान आपराधिक संदिग्ध के रक्तचाप में परिवर्तन के लिए परिवर्तन, ठीक है। ठीक, अगला टॉपिक हमारा क्या है? SSLV विकास परियोजना। SSLV विकास परियोजना, इसको हमने कहाँ से लिया? इंडियन एक्सप्रेस से लिया है। तो ये चर्चा में क्यों रहा? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV की तीसरी विकासात्मक उड़ान सफलतापूर्वक प्रक्षेपित की। इसने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-08 को कक्षा में सटीक रूप से स्थापित किया। साथ ही इसरो अंतरिक्ष विभाग की SSLV विकास परियोजना को पूरा करने का भी संकेत दिया। SSLV के संदर्भ में मुख्य तथ्य क्या है? परिचय। तो समझिए SSLV, हम एक एक चीज समझेंगे आराम से। इसरो का SSLV एक 3 चरणीय प्रक्षेपण यान है। प्रक्षेपण यान का मतलब होता है लॉन्चिंग व्हीकल, जिससे 3 ठोस प्रणोदन चरणों में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कितने चरणीय है, तो 3 चरणीय है, ठीक है। जिससे 3 ठोस प्रणोदन चरणों के साथ डिजाइन किया गया है। इसमें एक टर्मिनल चरण के रूप में द्रव प्रणोदन आधारित वेलोसिटी ट्रमिंग मॉड्यूल, ठीक है, भी है, जो उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने के लिए वेग को समायोजित करने में सहायता करता है। अब SSLV के लाभ क्या है? इसे एकीकृत करने में केवल 72 घंटे लगते हैं, जबकि PSLV यानी ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल यानी PSLV को भू समकालीन उपग्रह GSLV को 70 दिन लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यह दिन की बात हो रही है, यहाँ पर घंटे की बात हो रही है। यह एक ऑन डिमांड वाहन है। इस कार्य को जल्दी पूरा करने के लिए केवल 6 लोगों की आवश्यकता है और इसकी लागत करीब 30 करोड़ रुपए है। अब हम इनको एक एक चीज़ पढ़ेंगे कि होते क्या है, हमने यहाँ पर समझ तो लिए।
तो इनके लाभ आवश्यकता क्यों पड़ी ये भी हमें समझना है, पेपर में अगर क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है तो। PSLV और GSLV क्या है? PSLV, पहली बात तो PSLV को समझेंगे हम। यह भारतीय उपग्रह प्रक्षेपण यानों की तीसरी पीढ़ी है। कौन सी पीढ़ी का है ये? तीसरी का। पहली बार इसका प्रयोग 1994 में किया गया था, जिसके बाद 50 से अधिक सफल PSLV प्रक्षेपण हो चुके हैं। इसे लगातार विभिन्न उपग्रहों को उच्च सफलता दर के साथ निम्न पृथ्वी कक्षाओं 2000 किलोमीटर की ऊंचाई में प्रक्षेपित करने के लिए इसरो का वर्क हॉर्स भी कहा जाता है। फिर से मैं समझाता हूँ इसको। पहली बार इसका प्रयोग किया गया था इसमें, जिसके बाद 50 से अधिक क्या कर चुका है, ये लॉन्च कर चुका है, ठीक है ना। इसके लगातार विभिन्न उपग्रहों को उच्च सफलता दर के साथ पृथ्वी की निम्न कक्षा कहाँ तक होती है? 2000 किलोमीटर से कम में प्रक्षेपित करने के लिए इसरो का ये वर्क हाउस कहा जाता है इसे, ठीक है, क्लियर। इसने 2 अंतरिक्षयान चंद्रयान 1 और मार्स ऑर्बिटर मिशन 2013, चंद्रयान 1 को 2008 में और मार्स ऑर्बिटर मिशन को 2013 में सफलतापूर्वक क्या किया था? लॉन्च किया था। ओके। यह 600 किलोमीटर की ऊंचाई सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षाओं SSPO में 1750 किलोग्राम तक पेलोड ले जा सकता है। तो इसकी क्षमता क्या है? ये इसकी क्षमता है। अब हम देखेंगे GSLV क्या है। इसे उपग्रहों, अन्य अंतरिक्ष वस्तुओं, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिटर GTO में लॉन्च करने के लिए इसरो द्वारा विकसित किया गया था, संचालित किया गया था, ठीक है। एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में, दीर्घ वृत्ताकार क्या होता है? ये होता है वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार ये होता है, ठीक है। कक्षा है जिसमें कोई अंतरिक्षयान पृथ्वी के चारों ओर स्थित भू तुल्यकालिक कक्षा या भू स्तर कक्षा में जाने से पहले क्या करता है? प्रवेश करता है। GSLV 3 चरण वाला है। पहले चरण में सॉलिड बूस्टर, दूसरे चरण में लिक्विड इंजन, तीसरे में क्या रहता है? क्रायोजेनिक प्ररोधन रहता है। फिर अगला क्या है? NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है, यानी ये गवर्नमेंट है, ठीक है ना। जो अंतरिक्ष विभाग DOS डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के प्रशासनिक नियंत्रण में है। इसके प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं, ये यहाँ पर दिए गए, ठीक है। अब इससे क्वेश्चंस कैसे कैसे बनते हैं वो देखिए। प्रीलिम्स में क्वेश्चन ये आप लोगों को करना है। UPSC सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष, यानी ये कब पूछा गया? 2015 में, ठीक है, ये आपको करना है। फिर ये 2018 में पूछा गया है, ओके। अगला टॉपिक है भारत और मलेशिया के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी। इंडियन एक्सप्रेस से लिया है। प्रीलिम्स के लिए कहाँ है ये और मेंस के लिए क्या है, ठीक है। अब ये चर्चा में क्यों रहा वो समझिए। हाल ही में भारत और मलेशिया ने अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करके इसे आगे बढ़ाने हेतु एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह घटनाक्रम मलेशियाई प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान हुआ। भारत और मलेशिया के प्रधानमंत्री के बीच चर्चा में गहन सहयोग और आपसी हितों पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने के लिए मंच तैयार किया गया। व्यापक रणनीतिक, अब इसमें देखो जो ये यहाँ पर ये बैठक हुई थी उसमें क्या क्या परिणाम निकले। पहला निकला व्यापक रणनीतिक साझेदारी। वर्ष 2015 में स्थापित मौजूदा उन्नत रणनीतिक साझेदारी को व्यापक रणनीतिक साझेदारी में अपग्रेड किया है, ठीक है। पहला ये था, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, प्री में भी पूछ सकते हो, मेंस में पूछेंगे तो उसमें तो लिखना ही लिखना होता है। फिर है आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता। अभिकर्ताओं ने की समीक्षा प्रक्रिया का समर्थन करने एवं उसे तेज करने की सहमति जताई है। फिर अगला क्या है, ज्ञापन समझौते
समझौता ज्ञापन और समझौते, उसमें क्या क्या, पहला है श्रमिकों की भर्ती और रोजगार की और वापसी, आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियाँ, ठीक है, और डिजिटल प्रौद्योगिकी, ठीक है, डिजिटल प्रौद्योगिकी के अंदर क्या क्या, ये सब चीज़ें दी गई है। फिर है संस्कृति कला और विरासत, संस्कृति कला और विरासत और पर्यटन, इसमें समझाने का ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी इसको करा देता हूँ। अगला क्या है, अरावली के समक्ष गंभीर खतरे। अब प्रीलिम्स में अगर हम बात करें तो अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, ये सब चीज़ें प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए ये जो संबंधित है, ये 12th चैप्टर वो जैव विविधता चैप्टर से संबंधित है, टॉपिक से, ठीक है, आपके सिलेबस में है तो वहाँ से ये कर लेना, वहाँ से लिंक करते हुए आप इसको पढ़ लेना। चर्चा में क्यों रहा ये, चलिए समझते हैं हम। अरावली में भूमि उपयोग गतिशीलता पर हालिया वैज्ञानिक अध्ययन ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि पहाड़ियों के निरंतर विनाश और परिणाम स्वरूप जैव विविधता, मृदा क्षरण, वनस्पति आवरण में कमी आई है। अरावली से संबंधित चुनौतियां क्या क्या हैं वो समझिए। पहाड़ियों की क्षति हो रही है। 1975 अगर 1975 से 1975 से लेकर 2019 के बीच की अगर हम बात करें तो लगभग 8% हिस्सा लुप्त हो गया है, जिसमें 5% बंजर भूमि में परिवर्तित हो गया है और 1% बस्तियों में बदल गया है, ठीक है। पहाड़ियों के खंडन से थार रेगिस्तान का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की ओर विस्तार हो गया, जिससे रेगिस्तानीकरण में वृद्धि और प्रदूषण में वृद्धि, अनियमित मौसम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ये सब डाटा आपको मैं देखने के लिए नहीं दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, आपको याद करना और एग्जाम में जब आपको क्वेश्चन आए तो उसमें इसको क्या कर देना, ऐड करते हुए चलना है। फिर खनन में वृद्धि हुई है। 1975 में अगर हम बात करें तो 1.8% भूमि पर था, अब वही 2019 में 2.2% तक हो गया। मानव बस्तियों में वृद्धि हुई है। 1975 से लेकर 2019 में कितना बढ़ा है, 4.5 था, वही 13.3 हो गया है। वन क्षेत्र में गिरावट आई है। मध्य प्रदेश में 32% की गिरावट आई है। ये कंपेरिजन देखते जाना आप, है ना। जबकि कृषि योग्य भूमि में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, ठीक है। जल निकायों का विस्तार 1975 में 1.7% से बढ़कर 1.9 हो गया है, ठीक है। भविष्य के अनुमान की अगर हम बात करें तो 2059 तक अरावली का लगभग 22% हिस्सा नुकसान पहुंच जाएगा इतना। अरावली के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियां क्या क्या हैं? तेंदुए, धारीदार लकड़बग्गा, सुनहरे सिहार और अन्य प्रजातियां सहित वनस्पति, बहुत सी वनस्पतियां और जो वन्य प्रजातियां उनमें क्या आई, गिरावट आई। कुछ नदियां जैसे बनास, लूनी, साहिबा, सखी मृत हो चुकी हैं, यानी सूख चुकी हैं ये, ठीक है। अब अरावली के बारे में कुछ मुख्य तथ्य। अरावली पर्वतमाला गुजरात से राजस्थान होते हुए दिल्ली तक विस्तृत है, जिसकी लंबाई 692 किलोमीटर और चौड़ाई 10 से 120 किलोमीटर के बीच है। यह पर्वतमाला एक प्राकृतिक हरित दीवार यानी ग्रीन वॉल के रूप में कार्य करती है, जिसका 80% हिस्सा राजस्थान में, 20% हिस्सा दिल्ली, हरियाणा और गुजरात में स्थित है। अरावली पर्वत दो मुख्य पर्वतमालाओं में विभाजित है। राजस्थान में सांबर सिरोही पर्वतमाला और सांबर खेतड़ी पर्वतमाला में, ठीक है। जहां इनका विस्तार 560 किलोमीटर है। यह थार रेगिस्तान और गंगा के मैदान के बीच एक इकोटोन के रूप में कार्य करता है। अब इकोटोन क्या होता है? इकोटोन वे क्षेत्र होते हैं जहां 2 या 2 से अधिक पारिस्थितिकी तंत्र, जैविक समुदाय
या जैविक क्षेत्र मिलते हैं। ठीक है, इस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है, वो कहाँ पर है? राजस्थान में है, उसकी ऊंचाई इतनी। ठीक है, चलिए। अब अगर हम अरावली के महत्व की बात करें कि जो अरावली है उसका महत्व क्या है। अरावली थार मरुस्थल को गंगा के मैदानों पर अतिक्रमण करने से रोकती है, जो ऐतिहासिक रूप से नदियों और मैदानों के लिए जल ग्रहण क्षेत्र के रूप में कार्य करती है। इस पर्वतमाला में 300 स्थानीय पादप प्रजातियां, 120 पक्षियों और गीदड़ एवं नेवले जैसी विशेष जीव जंतु पाए जाते हैं। मानसून के दौरान अरावली के कारण बादल पूर्व की ओर मुड़ जाते हैं, जिससे उप हिमालयी नदियाँ और उत्तर भारतीय मैदान लाभान्वित होते हैं। सर्दियों में उपजाऊ घाटियों को पश्चिम शीत पवनों से बचाते हैं। तो ये इसके लाभ है इसके, है ना। अब इसके आगे की राह, यानी इसको हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, वो यहाँ पर दिया गया है। अरावली ग्रीन वॉल परियोजना को लागू किया जाए। ठीक है, ये सब चीज़ें। ठीक है, ये सब आप पढ़ लेना। थोड़ा स्टोरेज का इश्यू है, तो इसको आप पढ़ लेना। अगर आप समझ में नहीं आए तो आप मेरे को बता देना, मैं समझा दूंगा इसको। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर क्वेश्चन डाला हुआ है मेंस के लिए। ओके, ये सब ठीक है, तो इसको आप पढ़ लेना और अपने खुद के नोट्स बना लेना आप, है ना। और फिर इसके एमसीक्यूज में डाला करूँगा मंथ के लास्ट में, मैं इसके एमसीक्यू डाला करूँगा, तो वहाँ से आप उसके एमसीक्यू को लगा के प्रैक्टिस कर लिया करना। ठीक है, ओके, थैंक यू।